पत्नी के मायके जाना समय की बर्बादी है। विनीता जी अपने पति अशोक जी बोली, सुनिए जी, अब हमें जयपुर जाना पड़ेगा। रश्मि की शादी को 15 दिन रह गए हैं और ये तो जरूरी रीत है। इस पर अशोक जी झुंझलाते हुए बोले, क्या विनीता, ये सब तुम औरतों के बनाए ही नियम है, तुम ही चली जाना। तुम्हारे जो भी रीति रिवाज है निभा लो, मैंने रोका थोड़ी है। मैं तुम्हारे मायके जाकर क्या करूँगा, इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। विनीता जी को शायद इसी जवाब की उम्मीद थी, इसलिए उन्होंने जरूरी रीत का हवाला दिया था, क्योंकि बिना जरूरी काम के तो अशोक जी हिलते भी नहीं। और जब बात विनीता जी के मायके जाने की हो तो उनके तेवर ही बदल जाते हैं। भले ही साथ ना जाए मगर 10 बातें सुनने जरूर मिल जाती थी। अशोक जी के हिसाब से पत्नी के मायके जाना सिर्फ समय की बर्बादी होती है। कभी जाना भी पड़ जाता तो ऐसे दिखाते थे जैसे पत्नी और उसके मायके वालों पर कितना एहसान कर दिया हो। पति का जवाब सुनकर विनीता जी चुप हो गई। तभी उनकी सास आकर बोली, अशोक बेटा, तुम दोनों कल ही जयपुर हो आओ, फिर शादी की तैयारियों में समय नहीं मिलेगा। जो काम जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा। माँ की बात सुनकर अशोक जी को विश्वास हो गया कि वहाँ जाना सचमुच जरूरी है। भले ही अशोक जी ने जाने के लिए बेमन से हाँ कर दी, मगर विनीता जी फिर भी बहुत खुश थी। आखिर इतने समय के बाद वो अपने पति के साथ मायके जा रही थी। सच में उम्र चाहे जो भी हो, मायके जाने के नाम से औरतों के पैरों में पहिए लग जाते हैं। खुद के बच्चे चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, मगर मायके के आंगन में वो खुद को बच्ची समझने लगती है। माता पिता के लाड दुलार को तरसती औरतें उन कुछ पलों को जी भरकर जी लेना चाहती हैं, क्योंकि वो जानती है इस दहलीज को पार करते ही फिर से वो उसी मान मर्यादा और जिम्मेदारियों में बंध जाएगी जिनसे वो कुछ समय के लिए आजाद हुई थी। रात को विनीता जी को नींद ही नहीं आ रही थी। वो बार बार भात न्योतने के सामान को देख रही थी कि कहीं कुछ रह ना जाए। कल कितने समय के बाद हम सब भाई बहन इकट्ठा होंगे, कितना अच्छा लगेगा। बड़ी दीदी से मिले हुए कितने साल हो गए, पता नहीं वो कैसी दिखने लगी होंगी। पिछली बार जब भाभी से मिली थी तो वो कितनी मोटी लग रही थी, पता नहीं अब कैसी लगती होंगी। यही सब सोचकर खुद ही हंस रही थी। बड़ी मुश्किल से रात कटी और सुबह हो गई। विनीता जी ने जल्दी से सारे काम निपटा लिए, मगर अशोक जी की सुस्ती देखकर विनीता जी मन में झुंझला रही थी। इतना लंबा सफर है फिर भी जल्दी नहीं कर रहे हैं, फिर वहाँ जाते ही वापस आने की जल्दी करने लगेंगे। ऐसे में किस किस से बात कर पाएगी, कैसे सबसे जी भर के मिल पाएगी। आज सफर कुछ ज्यादा ही लंबा लग रहा था, मगर उत्साह में समय जल्दी बीत गया। मायके में सबको बेटी और दामाद के आने की खबर थी, इसलिए सब बेचैनी से उनका इंतजार कर रहे थे। घर के दरवाजे पर विनीता जी के पिताजी ने उनके सर पर हाथ रखा तो वो उनके सीने से लग गई। उनकी आंखें भी नम थी। पता नहीं ये खुशी थी या लंबे समय से ना मिल पाने का दुख। सब लोग अशोक जी की खातिर में लगे थे, कहीं कुछ कमी ना रह जाए। अशोक जी की दामाद होने की अकड़ अभी भी नए नवेले दामाद की तरह थी। नाश्ते पानी के बाद विनीता जी के पिताजी अशोक जी के पास बैठकर अपनी नातिन रश्मि के ससुराल वालों और लड़के के बारे में पूछने लगे। और बताइए दामाद बाबू, रश्मि बिटिया का होने वाला ससुराल कैसा है? रश्मि बिटिया इस शादी से खुश तो है ना? अशोक जी भी गर्व से बोल उठे, हाँ पिताजी, मैंने अपनी रश्मि का रिश्ता किसी ऐसे वैसे घर में तय नहीं किया है। लड़का तो हीरा है हीरा। मैंने तो पहले ही साफ कह दिया है कि मेरी बेटी को किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए।
और जब मेरी बेटी का मन होगा उसे कोई हमारे पास आने से नहीं रोकेगा। मेरे होने वाले दामाद ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरी रश्मि को सर आंखों पर बिठाकर रखेगा। अपने दामाद के मुंह से उनके होने वाले दामाद की इतनी तारीफ सुनकर विनीता के पिताजी धीरे से मुस्कुरा दिए और बोले, ये तो अच्छी बात है दामाद बाबू, मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगा कि कम से कम आपका दामाद आपसे किया हुआ वादा जरूर निभाए। नहीं तो अक्सर दामाद अपना किया हुआ वादा भूल जाते हैं। बेटी एक बार विदा होने के बाद बेचारी मायके आने के लिए भी आश्रित हो जाती है। काश हमारी रश्मि बिटिया का पति उसकी भावनाओं को सम्मान दे, मेरी यही प्रार्थना है। पास में बैठी विनीता कभी अपने पिता का मुंह देखती तो कभी अपने पति का चेहरा देख रही थी। पिता की नजरों में वो सारे वादे नजर आ रहे थे जो उसकी शादी के समय अशोक जी ने उसके पिता से किए थे, और पति की नजरों में उन वादों का निकलता धुआं जो कब का दम तोड़ चुके थे। अशोक जी भी पिताजी की बात सुनकर उनसे नजर चुरा रहे थे। आज उन्हें भी याद आ गया था कि वो भी तो अपने ससुर जी के वही दामाद है जिस पर विश्वास करके उन्होंने अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में दिया था। उसने भी तो विदाई के समय अपने ससुर जी से वादा किया था कि पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा विनीता का ख्याल रखूंगा। जब भी आपका उससे मिलने का मन हो बस बता देना, मैं खुद उसे लेकर आऊंगा। अशोक जी के आगे जैसे किसी ने आईना रख दिया था जिसमें उन्हें अपना अहम रूपी रेत से बना दामाद वाला असली चेहरा नजर आ रहा था। एक ससुर के रूप में जो उम्मीद वो अपने होने वाले दामाद से लगाए बैठा है, क्या वो खुद कभी उन उम्मीदों पर खरा उतर पाया है? इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। अपने पति की हालत को देखकर विनीता जी बात बदलते हुए बोली, पिताजी वो क्या है ना, इनका काम ही कुछ ऐसा है कि कहीं निकल ही नहीं पाते। विनीता की बात सुनकर अशोक जी कुछ सहज महसूस कर रहे थे। सच में पत्नी कभी नहीं देख सकती कि उसका पति उसके मायके में असहज महसूस करे, क्योंकि औरत दोनों घरों का मान बनाकर रखना चाहती है। चाहे उसके सम्मान को ठेस क्यों ना पहुंचती हो, अब सबको निमंत्रण देकर वो दोनों वापस लौट रहे थे। मगर आज विनीता कुछ अलग महसूस कर रही थी। आज अशोक जी वहाँ कुछ छोड़ आए हैं। शायद वो दामाद होने का अहम ही था। गाड़ी में विनीता जी अशोक जी के कंधे से लग गई। अशोक जी ने उनका हाथ पकड़ लिया, जैसे कि कह रहे हो कि देर से ही सही, मगर अब मैं अपना वादा निभाने की कोशिश जरूर करूँगा।